चलिए दोस्तों, आज बात करनी है लेडर प्रॉब्लम के बारे में। जैसे कि आपको पता है, लेडर प्रॉब्लम के सवाल आपके सामने आ जाते हैं, आप कहीं ना कुछ दिक्कतें फेस कर रहे हैं। तो हम आज पढ़ लेते हैं लेडर प्रॉब्लम में कैसे कैसे डील करना है। जैसे कि यहाँ फिगर में दे रखा है, एक लेडर आपको दे रखी है, कुछ 53 डिग्री एंगल पे हमने सेट की हुई है। अब हम देख लेते हैं कि इस पे कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। चलिए, पहला तो, अगर ये लेडर ये सरफेस पे अगर फोर्स लगाएगी तो ये सरफेस भी सामने फोर्स लगाएगा। अगर ये यहां इक्विलिब्रियम में है तो क्या लेडर इस पे ऐसे फोर्स लगाएगी? अगर लेडर इस पे ऐसे फोर्स लगा रही है तो क्या सरफेस भी सामने फोर्स लगाएगा? चलिए, पहला फोर्स लगेगा यहां पे। दूसरा, लेडर यहां ग्राउंड पे भी कुछ फोर्स लगा रही होगी, ग्राउंड भी इस पे फोर्स लगाएगा। तीसरा, एक यहां सेंटर ऑफ मास जिस जहां पे है लेडर का, वहां पे नीचे mg लगेगा। तो कितने कितने फोर्स हमने देख लिए। पहला, आपको यहां पे पक्का एक फोर्स तो लेना ही पड़ेगा। मान लो ये फोर्स है N1, क्योंकि लेडर ये सरफेस पे लगा रही है तो सरफेस भी सामने लगाएगा। दूसरा, अगर ये लेडर ग्राउंड पे कोई फोर्स लगा रही है तो आपको ग्राउंड पे भी कोई फोर्स लेना पड़ेगा। ग्राउंड मान लो इस पे लगा रहा है N2 जितना फोर्स। तीसरा, ये लेडर का सेंटर ऑफ मास जहां पे होगा, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में ही है, तो सेंटर ऑफ मास पे क्या नीचे mg लगेगा? जी हां दोस्तों, नीचे लगेगा mg। चलिए, तो ये तीन फोर्स हो गए। लेकिन यहां पे जितनी सरफेस है, सारी सरफेस स्मूथ सरफेस है। इसमें ये सरफेस तो आपको पक्का हर क्वेश्चन में स्मूथ ही बताई होगी, लेकिन ये सरफेस स्मूथ बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते। अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं है तो ये जो इसका एंड है, लोअर एंड है, क्या लोअर एंड ऐसे जाने की ट्राई करेगा? जी हां दोस्तों, लोअर एंड ऐसे जाने की ट्राई करेगा। तो क्या फ्रिक्शन यहां ऐसे एक्ट करेगा? हाँ, फ्रिक्शन अगर ऐसे एक्ट कर रहा है तो क्या फ्रिक्शन इसे यहां पे बैलेंस कर लेगा? जी हां। तो यहां पे फ्रिक्शन भी एक्ट करता होगा अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं है तो, रफ सरफेस है तो। और अगर स्मूथ सरफेस दी है तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि इसे बैलेंस करने के लिए यहां पे एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा। लेकिन दोनों तरह से आपको क्वेश्चन में डील सेम तरीके से ही करनी है। मैं वापस बता दूं, ये सरफेस आपको कभी फ्रिक्शन है इसमें ऐसा नहीं बताएंगे। ये सरफेस पे फ्रिक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन कुछ ऐसे ही एक्ट करेगा। क्यों? अरे भाई, ये जो लोअर एंड है, लोअर एंड कुछ ऐसे जाने की ट्राई करेगा तो फ्रिक्शन तो डेफिनेटली ऐसे ही एक्ट करेगा। अगर मान लो ये स्मूथ सरफेस है तो आपको क्वेश्चन ही यही पूछा होगा कि आप यहां पे एक्सटर्नल फोर्स कितना आप देंगे ताकि ये यहां पे बैलेंस कर जाए। तो ये कुछ दो तरीके से सवाल आ सकता है, लेकिन डील दोनों तरीके में, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे, डील आपको सेम तरीके से ही करनी है। चलिए, अब कैसे डील करनी है। जब भी आपके सामने लेडर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये चार फोर्सेस पक्के ध्यान में लेने हैं। पहला, ये सरफेस सामने लगाएगी N1। दूसरा, यहां पे लगेगा कुछ N2। तीसरा, अगर ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन होगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो एक्सटर्नल फोर्स पूछा होगा। और फोर्थ फोर्स ये mg। इतने फोर्स आपको लेने हैं। चलिए, ये लेडर की लेंथ मान लो L है। अब आपको क्या करना है, लेडर इक्विलिब्रियम में है तो लेडर पे जितने पॉइंट है और हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, क्योंकि भाई ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो होगा। आप इस पॉइंट के अबाउट भी नेट टॉर्क जीरो ले सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। ये वाले पॉइंट पे भी नेट टॉर्क जीरो लेके कैलकुलेशन कर सकते हो। ये पॉइंट पे भी आप नेट टॉर्क जीरो लेके कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन इजी कहां रहेगा? इजी रहेगा ये पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में से दो दो फोर्सेस की लाइन पास हो रही है। अगर ये पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये फोर्सेस और ये फोर्सेस पे कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स ये पॉइंट में से पास हो रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पे ले रहे हो, यहां पे इस ये दोनों पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो ले रहे हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो ले रहे हो,
तो यहां पे कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो लेना है। पहले हम फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो देखो तो भाई यहां पे लग रहा है N1 और सामने से लग रहा है फ्रिक्शन, क्या ये दोनों सेम ही होने चाहिए? जी हाँ दोस्तों, सेम ही होने चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, N1 इक्वल टू F, और ये वर्टिकली भी इक्वल है, वर्टिकली भी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या N2 mg को बैलेंस करेगा? हाँ दोस्तों, ऐसे भी लिख सकता हूं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं N2 इक्वल टू mg। चलिए, अब फोर्स बैलेंस हो गया, अब हम टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं। कोई एक पॉइंट के अबाउट हमें नेट टॉर्क जीरो लेना है। किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट में से दो दो फोर्सेस की लाइन पास हो रही है, जो कि कैलकुलेशन करने में ये दोनों फोर्स कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो हम ये पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो ले लेंगे। चलिए मान लीजिए ये पॉइंट हमारा, मैं मान लेता हूं 1, तो मुझे ये करना है नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट 1 इक्वल टू जीरो। चलिए, तो अगर आप इस पे जीरो ले रहे हो तो सोचो ये पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट के अबाउट क्या ये ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा? सोचो भाई, ये पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा और ये ऊपर वाला फोर्स के ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा? जी हाँ, वापस देख लो, इस पॉइंट के अबाउट क्या mg इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई करेगा? और ये N1 क्या क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई करेगा? और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या दोनों ही टॉर्क सेम होने चाहिए? जी हाँ दोस्तों, दोनों ही टॉर्क सेम होने चाहिए। तो आप सोचो mg की वजह से ये पॉइंट पे कितना टॉर्क होगा, ये पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट पे mg की वजह से कितना टॉर्क होगा। चलिए, मैं दोनों ही टॉर्क सेम करने वाला हूं, एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क और क्लॉकवाइज वाला टॉर्क। तो mg कितना टॉर्क जनरेट करेगा, F इंटू आर। जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले रहे उस पॉइंट से ये फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, हम ये लेंगे परपेंडिकुलर दूरी। चलिए, फोर्स लग रहा है ऐसे और परपेंडिकुलर दूरी हम ये 1 नंबर के पॉइंट पे टॉर्क ले रहे हैं, तो इससे दूरी क्या इतनी हो जाएगी। चलिए, तो कैसे भी करके अगर हम ये दूरी निकाल सकते हैं तो बात बन जाएगी। ये लेडर की पूरी लेंथ L है, तो क्या यहां तक L/2 हो जाएगी। और अगर ये एंगल 53 है तो क्या मैं ये L/2 का कोस कंपोनेंट ले सकता हूं? जी हां दोस्तों, ले सकता हूं। तो mg कितनी दूरी पे एक्ट कर रहा है, हमने जिस पॉइंट पे नेट टॉर्क जीरो लिया है उस पॉइंट से कितनी दूरी पे एक्ट कर रहा है, इतनी दूरी पे। और ये दूरी कितनी होगी, अगर ये लेंथ L/2 है तो ये दूरी हो जाएगी L/2 का कोस कंपोनेंट हो जाएगी यहां तक की दूरी। तो क्या मैं mg की वजह से टॉर्क निकाल सकता हूं? हाँ, निकाल सकता हूं। कितना टॉर्क आया, mg और L/2 कोस 53। ये टॉर्क हो गया mg की वजह से पॉइंट 1 के अबाउट। अभी भी एक फोर्स है जो कि क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है ऐसे। हमें फोर्स तो पता है N1, अब हमें दूरी लेनी है। तो क्या ये फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है और हमारी दूरी कुछ ऐसे हो जाएगी? हाँ, ये दूरी कैसे निकाले, देखो यहां पे एंगल होगा 53 डिग्री, क्योंकि यहां पे 53 है तो यहां पे भी 53 होगा। और ये 53 है तो ये पूरी लेंथ L का, क्या ये एंगल अगर 53 डिग्री है तो ये पूरी लेंथ का साइन कंपोनेंट हो जाएगा। ये जो पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ, उसकी ये अपोजिट साइड है देखो, और यहां पे एंगल बन रहा था 53 डिग्री, तो क्या ये पूरी लेंथ का साइन कंपोनेंट हो जाएगा L साइन 53। तो हाँ, फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है। और अब तो हमारे पास दूरी भी है परपेंडिकुलर दूरी, तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये टॉर्क जो हमने लिखा यहां mg L/2 cos 53 को बैलेंस करेगा N1 का टॉर्क। लेकिन N1 की वजह से टॉर्क कितना होगा, ये फोर्स लग रहा है N1, यहां पे फोर्स लग रहा है कुछ N1 और यहां से परपेंडिकुलर दूरी हो रही है ये लेंथ हमारी L है, तो ये हो जाएगी कुछ, इसका साइन कंपोनेंट एंगल था 53 डिग्री,
तो मैं इसे लिख सकता हूं N1 L साइन 53। चलिए, तो क्या सामने सामने जो L है वो LL कट जाएंगे, यहां पे LL सामने सामने कट जाएंगे, बचेगा क्या? बचा जो मैं लिख रहा हूं mg/2 cos 53 हो जाएगा 3/5। यहां क्या बचा N1 और साइन 53 हो जाएगा कुछ 4/5। तो 5 वैसे भी कट जाएंगे, 4 को नीचे ले लो तो N1 कुछ ऐसा मिल जाएगा 3mg/8। तो देखो यहां पे N1 मिल गया और वही फ्रिक्शन है, और N2 तो हमारा mg था ही। तो आपको पूछ सकते हैं N1 और N2 निकालना, तो एक तो डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन दूसरा कुछ ऐसे निकालेंगे किसी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 लेके, और वो पॉइंट आपको लेना है, यही पॉइंट आपको देखना है कि ये कितनी दूरी पे है और ये कितनी दूरी पे है। आप आराम से निकाल सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सेंड करके। थैंक यू।